लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे अगले प्रैक्टिस की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल बारीकी से देखिएगा और एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ही प्रश्न से आप देखेंगे कि कई सारे प्रश्न जो है आपके कवर हो रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को देखिए, और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। देखिए, एक पहला प्रश्न अगर हम देखें तो भारत में वंदे मातरम पत्रिका, ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसको ध्यान रखने योग्य है। ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र है, अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसका एक तरह से प्रकाशन जो है वो 1906 में पहली बार किया गया। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो एक साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी 1905 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है, ये इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि स्थापना किसने की थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरबिंदो घोष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरबिंदो घोष ने इसकी शुरुआत की थी। एक अंग्रेजी समाचार पत्र है। तो ये मैंने आपको बताया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि भारत में आयकर को कहा जाता है, जो भारत में आयकर है, जो इनकम टैक्स है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं, वो इनकम टैक्स क्या कहलाता है, भारत में उसे क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके अर्थशास्त्र क्षेत्र से पूछा गया है। तो इन ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। प्रत्यक्ष और समानुपाती, प्रत्यक्ष और प्रगामी, अप्रत्यक्ष और समानुपाती, अप्रत्यक्ष और प्रगामी। तो जो आयकर होता है दोस्तों, वो इसको आपने पढ़ा है। आयकर क्या है, ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो सीधे सीधे कर देने वाले दाता को महसूस हो, जो कर दे रहा है वो उससे सीधा वसूला जाए, तो वो प्रत्यक्ष कर होता है। जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर में आपका जैसे निगम कर हो गया, ब्याज कर हो गया, आय कर हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्टली आपसे वसूला जाता है, जैसे आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, सामान आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपने वहाँ पर कर जो है वो दिया है, टैक्स दिया है। तो भारत में जो आय कर है, सबसे पहले तो वो है एक प्रत्यक्ष कर है। और दूसरी प्रत्यक्ष के साथ साथ एक और यहाँ पर हमको देखना है कि जो आय कर है भारत में वो है प्रगामी कर। कौन सा, प्रगामी। अर्थात प्रगामी का तात्पर्य क्या होता है कि कर के आधार में अगर वृद्धि हो रही है, कर के आधार में अगर वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होने लगेगी। कर की दर में भी वृद्धि होती है, तो ऐसे करों को क्या कहते हैं, प्रगामी। तो यहाँ पे जो भारत में आय कर है वो प्रत्यक्ष और प्रगामी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपके पीटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, लगभग चांसेस बनते हैं यहाँ पर। तो भारत में जो आय कर है वो प्रत्यक्ष और प्रगामी है। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, ये तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे प्रश्न अगर मैं पढ़ूँ कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का अधिनियम है। 24 अप्रैल को वो दिन है जो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी 1992 में। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 24 अप्रैल हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब, 24 अप्रैल को। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। जो प्रश्न मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं, इससे तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बारंबार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 24 अप्रैल को ध्यान रखिएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1992 में क्या हुआ था, ये पंचायती राज जो है वो लागू किया गया था। इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। देखिए, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया, 92 का अधिनियम है। इसके साथ साथ यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से संशोधन के तहत किया गया। तो ये 73वां संविधान संशोधन है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन आप बिल्कुल ध्यान से
समझिएगा। एक और प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को, यानी जो अब प्रयागराज हो चुका है, उसको अपनी राजधानी बनाया था? अकबर ने या फिर शाह आलम ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं, या फिर दोनों ने बनाई थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो शाह आलम होगा। देखिए जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध में इन लोगों की पराजय हुई शाह आलम की, तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। 1765 की संधि के बाद दोस्तों इसको शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मिला, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र। उसके बाद शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी क्या किया, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद को किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी बनाई? तो शाह आलम द्वितीय ने। वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। ये प्रश्न चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे कि मुक्त भारत समाज की स्थापना की किसने थी। तो साथियों जो मुक्त समाज है इसकी स्थापना की थी वीर सावरकर ने। बीडी सावरकर के नाम से हम लोग जानते हैं, बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुक्त भारत समाज के साथ साथ इन्होंने अभिनव भारत की भी स्थापना की थी। ये भी नोट करिएगा, अभिनव भारत। और 1857 1909 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? 1857 के विद्रोह पर, जो एक महत्वपूर्ण संघर्ष था भारत की तरफ से 1857 का, उस पर एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम आपको ध्यान रखना है, द इंडियन वॉर। ये किताब आप ध्यान रखिएगा, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बीडी सावरकर के द्वारा ये लिखी गई है 1909 में। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मुक्त भारत समाज के साथ साथ आपको अभिनव भारत समाज भी समझना पड़ेगा। इस दोनों की स्थापना की थी वीर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी करिए। देखिए आपको यहाँ पर रोज़ाना पीईटी के एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे। अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कराते हैं, आपको बताते हैं। इसलिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही बड़ा एक तरह से कार्य हो जाता है। देखिए अगला अगर हम लोग प्रश्न देखें कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। कहाँ पर रखा जाएगा? तो उस वस्तु का भार न्यूनतम होगा यानी कम होगा। देखिए यहाँ पे आपको किस संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष? देखिए किसी वस्तु का भार जो है, किसी वस्तु का भार कम कहाँ होता है? वस्तु के भार का जो डिसीजन होता है, जो डिसाइड करता है, वो गुरुत्वाकर्षण करता है। गुरुत्वाकर्षण। अगर आप पृथ्वी के क्षेत्र को, पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाएंगे तो आप कितना भी भारी होंगे, आप वहाँ शून्य भार जो है महसूस करेंगे। यानी सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही आपके भार का निर्धारण होता है। अगर आप यहाँ पृथ्वी पर 10 मतलब एक तरह से 60 किलो के हैं, तो यदि आप चंद्रमा पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भार महसूस होगा वो 10 किलो का होगा। यानी पृथ्वी के 1/6 वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्रश्न कि सबसे न्यूनतम भार कहाँ पर होगा, इसका मतलब सीधा सा है कि पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होगा, वहीं पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए साथियों यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखिए पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, इन दोनों ध्रुवों पर जो गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो सर्वाधिक होता है। इसकी अपेक्षा जो विषुवत रेखा है वहाँ पर कम होता है। लेकिन पृथ्वी से अगर हम लोग ऊपर जाएं या फिर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के केंद्र में जाएं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र है, तो पृथ्वी के केंद्र में अगर जाएं या फिर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं तो गुरुत्वाकर्षण कम होने लगता है।
तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएं, यानी एकदम पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर जाएंगे, तो वहाँ पर गुरुत्व जो है वो शून्य होता है, तो वहाँ पर जो है किसी वस्तु का भार जो है वो न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाली गई है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट या फिर ब्रोमीन। तो मेरे साथियों जो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन Br, ये समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। अगर इसमें समुद्र में मुख्यतः अगर हम इसकी बात करें तो ये MgBr2 के रूप में पाया जाएगा, Br2 के रूप में पाया जाता है, और ये ब्रोमीन लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि समुद्र जल से जो मिलता है वो ब्रोमीन होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक और प्रश्न अगर देखें कि निम्न में बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, यानी बैक्टीरिया से वो रोग नहीं है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है कि आंत्र ज्वर, प्लेग या फिर डिप्थीरिया या फिर दमा। तो साथियों अगर ऑप्शन को यहाँ पर देखें तो जो ये ऑप्शन दिया गया है आंत्र ज्वर, प्लेग, डिप्थीरिया, ये तीनों जो है ये होते हैं जीवाणु से। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दमा की बात करें, जिसको हम लोग अस्थमा के नाम से जानते हैं, तो ये एक संक्रमण रोग होता है। क्या होता है? ये संक्रमण रोग होता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य के फेफड़े में दोस्तों एक कवक जो है वो पहुंचकर वहाँ पर जाल बना लेता है। उस कवक का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो उस कवक का नाम क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इस नाम का कवक है, और ये फेफड़े में जाकर जाल बना लेता है वहाँ पर। और इसके बाद क्या होता है, जो फेफड़े की नलियाँ होती हैं उनमें सिकुड़न आ जाता है। उसमें क्या है, उसमें सिकुड़न आ जाता है। इसके बाद सांस लेने में व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पे ये एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जो दमा है वो कवक से होता है, बाकी ये तीनों रोग जो हैं ऊपर दिए गए हैं वो आपके बैक्टीरिया से होते हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सी अनुसूची जो है, कौन से अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो एक तरह से प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों की प्रशासन है, वो एक उनको व्यवस्था दी जाती है अलग से, वहाँ पे उनका अलग ही प्रशासन चलता है। तो वो कौन सी अनुसूची में ये व्यवस्था की गई है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या किया गया है, यहाँ पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। अगर यहीं पर 6ठी अनुसूची की बात करें तो उसमें भी इन्हीं के प्रशासन की व्यवस्था की गई है अलग से। जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियाँ हैं उनके संबंध में ये एक अलग उपबंध है। और 8वीं अनुसूची आपको पता ही है कि क्या है, ये भाषा यानी लैंग्वेज का जिक्र इसमें किया गया है, भाषा की। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्रों में वहाँ की जनजातियों का प्रशासन नियंत्रण है वो 5वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है। अगर अगला प्रश्न देखें यहाँ पर कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तृतीय, तो आपको मैं बता दूं कि जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न है। दूसरे अगर नागरिक पुरस्कार की हम लोग बात करें यहाँ पर तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा पद्म विभूषण। और तीसरे अगर सर्वोच्च नागरिक मतलब एक तरह से नागरिक पुरस्कार की बात करें, जो तीसरा है वो है पद्म भूषण। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा आपसे पूछा गया तृतीय उच्चतम पुरस्कार कौन सा है, तो ये है पद्म भूषण। कौन सा है? पद्म भूषण। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो है सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, यानी जो खेतों की सिंचाई होती है, इन 4 ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस कौन से हैं? नहर, तालाब, नलकूप या कुआं। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बड़ा जो सिंचाई का स्रोत है वो कौन सा है? यूपी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, तो मेरे प्यारे साथियों सही ऑप्शन हो जाएगा नलकूप। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूरे सिंचाई का 73.2% नलकूप से किया जाता है और लगभग 18% नहर से सिंचाई होती है और शेष जो बचता है 8-8.5% तालाबों से और आज के समय में लगभग 0.3% जो है वो कुएं से होता है। तो सर्वाधिक जो सिंचाई का स्रोत है वो नलकूप हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये प्रश्न आसान भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया कहाँ, तो उन्होंने दिया था वाराणसी में ही वो स्थान है और उस स्थान को हम लोग सारनाथ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो दिया था। अब एक और प्रश्न है, मिट्टी के कटाव से संबंधित है कि मिट्टी के कटाव में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी होती है जिसका कटाव सर्वाधिक होता है। क्या बलुई मिट्टी में या सिल्टी या मटियार या फिर तीनों में जो है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। तो एक तरह से आप खुद यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि जो बलुई मिट्टी होता है दोस्तों, बलुई मिट्टी आपने देखा होगा, इसकी एक खासियत है कि ये पेड़ों के जड़ों को जो है अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाता। बालू अगर आप ले लें, बालू को मैं अगर उदाहरण दूँ आपको, मुट्ठी में ले तो देखेंगे आप धीरे धीरे खिसकता जाता है। लेकिन अगर वहीं पे दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, ये अगर आप हाथ में लें तो आप जितनी मात्रा हाथ में लेंगे मिट्टी के, वो उतनी मात्रा आपके मिट्टी में बिल्कुल मजबूती से पकड़ी रहेगी। लेकिन बलुई मिट्टी में ऐसा नहीं होता, वो जड़ों को ठीक ढंग से पकड़ नहीं पाती और इनका कटाव जो है वो सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बलुई मिट्टी का सर्वाधिक कटाव यहाँ पर होता है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए, डिवाइस, इनपुट डिवाइस अगर मैं आपको बताऊं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। पूछा जा रहा है कि जो माउस है वो किस प्रकार का यहाँ पर डिवाइस है। तो देखिए, जिसके द्वारा कंप्यूटर में अंदर सूचनाएं भेजी जाती हैं, इनपुट की जाती हैं, तो वो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे एक तरह से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और अगर हम बात करें तो जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस जो हमें एक तरह से सूचनाएं अंदर से जो है बाहर प्रेषित करती हैं, जैसे मॉनिटर के द्वारा, वीडीयू के द्वारा, स्पीकर है या फिर प्रिंटर है, ये सब क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो माउस का पूछा गया है तो माउस पे यहाँ पे सीधा आप इनपुट डिवाइस कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ये प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओरेकल। ओरेकल जो है ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग एक तरह से क्या जानते हैं, RDBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए आज के सेशन में। इन प्रश्नों को 1 से 2 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और अगला जो वीडियो हो मतलब कल प्रोवाइड होगा आपको, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।